हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। दोस्तों, वैसे इस पार्ट का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, मीन्स व्यापार से साम्राज्य तक, जिसका मतलब है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य बना लिया। तो आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, इन सब क्वेश्चनों को आज हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंग्रेज हमें गुलाम बनाने नहीं आए थे तो फिर हम गुलाम कैसे बन गए? कौन से देश ने हमें गुलाम बनाया था? कितने देशों ने हमें गुलाम बनाया था? हम कितने सालों से गुलाम रहे? आखिरकार अंग्रेज भारत आए ही क्यों थे? तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम इसको बड़े आसानी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि वो कौन से 6 देश थे जिन्होंने भारत के इलाके पर कब्जा जमाया था और उनकी कंपनियों का क्या नाम था और वो कब बनी थी। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो यूरोप में ये जो 6 देशों के नाम लिखे हुए हैं, पहले नंबर में ब्रिटेन, दूसरे में पुर्तगाल, तीसरा है स्वीडन, चौथा है डेनमार्क, पांचवा है डच रिपब्लिक जो अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, और 6th है फ्रांस। तो दोस्तों, यूरोप के ये 6 देश थे जिनकी कंपनीज हमारे भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। फिर उन्होंने यहाँ के अलग अलग एरियाज़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये कंपनीज कब कब बनी थी वो भी याद रखना है। तो सबसे पुरानी कंपनी इनमें थी पुर्तगाल वाली, जो कि 1498 में बनी थी भारत की खोज के साथ। इसका नाम था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1664 में फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और लास्ट में 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इस तरीके से ये धीरे धीरे भारत में आते गए। इसी को अराइवल ऑफ यूरोपियंस कहते हैं। अब इनको एक कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज आई और उनके वहाँ अपने देश में क्या सिचुएशंस थी। तो जैसा कि आप अब इस मैप में देख रहे हैं, खोजी समुद्री यात्राएं। दोस्तों, ये बात है 1400 के पहले की। सन 1400 के आसपास का क्या माहौल था? इस टाइम पर यूरोप में खास करके स्पेन और पुर्तगाल, ये है येलो कलर में स्पेन और ग्रीन कलर में पुर्तगाल, यूरोप के ये 2 कंट्रीज थी। हालांकि पूरे यूरोप में समुद्री यात्राओं का क्रेज था, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में था। इनका काम यही था टीम बना करके महीनों भर समुद्रों में यात्राएं करते रहना और दूर दूर जा करके नए नए क्षेत्रों की खोज करना। इसी खोज में स्पेन से कोलंबस निकला था और उसने 1494 में अमेरिका की खोज की। और पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला था, जो कि इस तरफ से अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगा करके 1498 में भारत के कालीकट, जो आज का केरल है, वहां पहुंचा था। इसी को भारत की खोज मानी जाती है। और ये खोज के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि ये यूरोपियंस अपना इंटरनेशनल ट्रेड जो करना चाहते थे, इधर ईस्ट की तरफ अगर इन्हें करना था तो बीच में ओटोमन एम्पायर से इन पर काफ़ी राजस्व लगता था स्थलीय मार्ग से। इसीलिए ये जलीय मार्ग को बढ़ावा देना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने ये अलग अलग तरह की यात्राएं की और इसी यात्राओं में इनको भारत की खोज हुई। अब खोज होने के बाद तो ये इनको एक रास्ता मिल गया भारत में आने का। तो अब सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया था और फिर उसके बाद लगभग 5-6 सालों बाद ही 1505 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। और भारत में आकर के उन्होंने ये जो वेस्ट साइड है, खास करके पहले केरल के पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया, फिर ऊपर मुंबई के आसपास का पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। फिर इनके बाद आए डच लोगों ने भी साउथ इंडिया में कुछ इलाके अपने कब्जे में ले लिए। पहले ये दोनों ही व्यापार करते रहे अब इस एरिया में और आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते रहे। फिर धीरे धीरे यूरोप में वाणिज्यवाद स्टार्ट हुआ, जिसे इंग्लिश में मर्केंटलिज्म कहते हैं। ये क्या था? ये एक ऐसी स्थिति थी इसमें यूरोप में इतना ज़्यादा माल बन रहा है कि उसको बेचने के लिए उनके पास मार्केट ही कम पड़ गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ब्रिटेन फिर पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से फैला, जिसके कारण प्रोडक्शन इतना तेज़ी से हुआ कि ये आसपास में पूरा प्रोडक्शन बेचने के बाद भी काफ़ी माल इनका बच रहा है। अब इनको प्रॉफिट कमाने के लिए दूर दूर देशों में अपनी कंपनीज को माल के साथ भेजना पड़ रहा है। तो इसी स्थिति को वाणिज्यवाद कहते हैं कि अपने माल को
यहाँ से दूर किसी दूसरे इलाके में ले जा करके बेचो। इसी वाणिज्यवाद की स्थिति के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर एक्ट के तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसको फिर भेजा उन्होंने ईस्ट की तरफ, मतलब भारत और उसके आसपास के इलाके में व्यापार करने के लिए। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को काफ़ी लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा, वो यहाँ आई किस उद्देश्य से थी? व्यापार करने। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में वाणिज्यवाद चल रहा था, माल काफ़ी बन रहा था, बेच नहीं पा रहे थे, मार्केट नहीं था, इसलिए वो मार्केट की खोज में भारत की तरफ आए। और जब वहाँ वाणिज्यवाद चल रहा था तब हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था, मतलब वो आधुनिक काल की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम अभी भी मेडिवल में थे। इस अकॉर्डिंग हमारा इतिहास उनसे थोड़ा पिछड़ा था। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो इसके स्टार्टिंग में क्या क्या खास बातें रही। जैसे कि सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि 1600 में तो इसकी स्थापना हुई, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने की। फिर 1608 में फर्स्ट वॉयज टू सूरत, मतलब पहली इनकी यात्रा हुई सूरत की तरफ। ब्रिटेन से ये यहाँ सूरत में आए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अंग्रेज भारत के कौन से स्थान पर आए थे? सूरत में। फिर यहाँ उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स लिए जहांगीर से, यहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, तो उनसे इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक तो कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। पहली यात्रा करके वो भारत में कब आए? 1608 में। सबसे पहले भारत के कौन से स्थान पर आए? सूरत में। जब वो यहाँ आए तो भारत में कौन से राजा थे? जहांगीर, मुग़ल एम्परर। फिर आगे देखना है कि उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1611 में मसूलीपट्टनम में लगी, फिर 1613 में दूसरी फैक्ट्री सूरत में लगी, और फिर 1615 में सर थॉमस रो, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के पहले राजदूत के तौर पर भारतीय मुग़ल दरबार में आए थे, और यहाँ वो यह फरमान लेकर के आए थे कि उनकी कंपनी को यहाँ ट्रेडिंग राइट्स दिए जाए, और उनको यह परमिशन मुग़ल बादशाहों से मिल भी गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आई। अब जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमा चुकी थी तो इसके साथ साथ लगभग वो जो 6 देश थे सारे इस दौरान आ चुके थे इंडिया में। कौन कौन से थे वो? एक बार फिर से ध्यान रख लेते हैं। एक तो थे डच, दूसरे थे डेनिश और स्वीडिश, तीसरे थे फ्रेंच, चौथे थे पुर्तगीज़, और पांचवें ये इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले। ये 6 देश थे। अब इन 6 में कैसे कंपटीशन रहा, कैसे इन इंग्लैंड वालों ने एक एक करके इन सबको यहाँ से मार भगाया और अकेले पूरे देश में राज किया, इस कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पैर जमा चुकी थी उस दौरान ये 6 देश भी थे। अब सबसे पहला पंगा किन दोनों के बीच में हुआ? अंग्रेज़ों और डच के बीच में, जहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा एंग्लो, और बाकी डच है तो डच, फ्रेंच है तो फ्रेंच, बाकी सबका अपना नाम होगा। तो अंग्रेज़ और डच का जो संघर्ष रहा, अंग्रेज़ और डचों के जो युद्ध रहे, उनको एंग्लो डच वॉर्स कहा गया। ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1652 से 54 में पहली लड़ाई, 1665 से 66 में दूसरी, 72 से 74 में तीसरी। पहली लड़ाई में तो डच जीते, लेकिन बाकी के दोनों में अंग्रेज जीते, और अंग्रेज़ों ने डच के इलाके सारे छीन लिए और इनको वापस यूरोप में भागने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही डच हार गए तो ये जो डेनिश और स्वीडिश थे, इनके पास तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे कुछ ही बंदरगाह थे, ज़्यादा ताकतवर कंपनी नहीं थी ये, और ना ही ये व्यापार के या पैसे के मामले में इनसे ज़्यादा थे। तो ये ऐसे ही कुछ टाइम तक टिके और फिर अपने आप ही वापस यूरोप में भाग लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये ब्रिटिश वाले ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरीके से डच को इन्होंने भगाया, डेनिश और स्वीडिश खुद ही भाग गए, 3 तो चले गए। अब बारी आती है पुर्तगीज़ की, मतलब पुर्तगाल वाली कंपनी की। तो पुर्तगाल वाले लोग जो थे ये थोड़े से चालाक थे, मतलब इनको पता था कि हम इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पावर में भी ज़्यादा नहीं है और ना ही व्यापार में ज़्यादा है, इससे हम जीत ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के जो राजा थे उनसे अपनी राजकुमारी की शादी कर दी 1661 में। अब वैवाहिक संबंध हो गए तो ये रिश्तेदार बन गए। तो रिश्तेदार बनने से अब इन्होंने क्या कर दिया, जो बम्बई इनके पुर्तगालियों के अंडर में था वो उनके राजा को दहेज में दे दिया। तो अब इनके जब
आपसी रिलेशंस बन गए, रिश्तेदारी बन गई, तो अंग्रेज़ों ने भी इनको इनके एरिया में सीमित रहने के लिए परमिशन दे दी कि आप ज़्यादा नहीं फैलोगे और एरिया पे कब्ज़ा नहीं करोगे, हमारे एरिया पे कब्ज़ा नहीं करोगे, आपके पास जो एरिया है आप वहाँ रह सकते हो, अब आप हमारे रिश्तेदार बन गए। तो इस तरीके से पुर्तगाली जो थे वो गोवा के आसपास सिमट करके रह गए, इसी एरिया में उनका कब्ज़ा रहा। बम्बई तो इन्होंने दहेज में दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब बचे लास्ट फ्रेंच का और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा रहा पूरे देश में। फ्रांस वाले भी काफ़ी भारत में कब्ज़ा कर चुके थे और इंग्लैंड वाले भी। अब बाद में फिर ये दोनों आमने सामने आते हैं। जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो उसे कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। ये भी पहली लड़ाई हुई 1746 से 48 में, फिर 1749 से 54 में, फिर 1758 से 64 में। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज़ों ने लास्ट वॉर में यही निर्णय लिया गया था कि जो दोनों में से जीतेगा वही इंडिया में रहेगा और जो हारने वाला है उसको वापस यूरोप जाना पड़ेगा। उस निर्णायक लड़ाई में इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जीत हुई। अब फ्रांसीसी लोगों को भी यहाँ से भागना पड़ा। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके सारे अन्य पांचों कंपनीज़ को यहाँ से भगाया और अब वो एकमात्र महाशक्ति बने हमारे देश में, क्योंकि पुर्तगीज़ तो खाली रिश्तेदार के तौर पर गोवा में सिमट के रह गए, बाकी पूरे देश में दबदबा अब कायम होने लगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिन्होंने 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1947 देश की आज़ादी तक लगभग 190 साल भारत में शासन किया। 190 साल मतलब लगभग 200 साल। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश लगभग 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो इस पार्ट में दोस्तों हमें इतना ही समझना है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं, अपने पैर जमाती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे कि इसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, फिर मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब धीरे धीरे करके कैसे पूरे देश को कब्जे में लिया, फिर 1857 की क्रांति कैसे हुई और फिर गांधीवाद का जो युग आता है और किस तरीके से गांधी जी देश को आज़ादी दिलाते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।